अगर आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में समस्या होती है या फिर आप लोगों को नई नई कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई कहानी जिसका टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी कि यूनिटी होता है एकता और स्ट्रेंथ होता है शक्ति। एकता में ही शक्ति है या फिर संग में ही शक्ति है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाए गए इमेजेस से ये समझ पा रहे होंगे कि हमारी कहानी किस बारे में होने वाली है। तो उसी क्रम में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि आज की कहानी कबूतर और एक शिकारी के बारे में होने वाली है। निश्चित ही आपने ये कहानी अपने चाइल्डहुड डेज में पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से, जहां हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, साथ ही आपकी वोकैबुलरी में कुछ बढ़ोतरी हो ये भी प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपना आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स इन अ डेंस फॉरेस्ट। लॉन्ग अगो होता है काफी पहले। इसके दूसरे जो सिमिलर फ्रेजेस हैं वो हो सकता है वंस अपॉन अ टाइम या वंस, या फिर ऐसे ही और फ्रेजेस हैं। तो लॉन्ग अगो का मतलब हो जाता है काफी पहले। देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, कबूतरों का एक झुंड। देखिए, झुंड को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के झुंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के वर्ड हैं। जैसे कि कैटल, कैटल मतलब जो हमारे मवेशी होते हैं उनके झुंड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए वर्ड होता है HERD, हर्ड, है ना। आप फ्लॉक ऑफ कैटल्स नहीं कह सकते, फ्लॉक ऑफ पिजन्स ही कहेंगे, लेकिन आप हर्ड ऑफ पिजन्स भी नहीं कह सकते। तो अब सभी के लिए अलग एक वर्ड है, इसको हम किसी और दिन अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए फ्लॉक का मतलब है झुंड और फ्लॉक ऑफ पिजन्स हो जाएगा पक्षियों कबूतरों का झुंड। तो देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स इन अ डेंस। डेंस होता है घना, घना और फॉरेस्ट, घने जंगल में एक कबूतरों का झुंड रहा करता था। लिव मतलब रहना और लिव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर के यहां तक ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब हो जाएगा कि काफी पहले एक घने जंगल में, अ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक घने जंगल में एक झुंड किसका, कबूतरों का रहा करता था। इन द फ्लॉक, झुंड में। देयर वॉज एन ओल्ड वाइज पिजन, एक बूढ़ा बुद्धिमान कबूतर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले भी अपनी सभी वीडियोस में डिस्कस करते रहे हैं, आज फिर देख लेते हैं कि ये जो एन यूज हुआ है ये यूज हुआ है ओल्ड के लिए। अब ओल्ड शुरू हो रहा है ओ से, जो कि है एक वोवल। तो जो भी वर्ड वोवल से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट यानी कि अदर देन वोवल्स जो वर्ड है हमारे उनसे हम लोग शुरू करते हैं तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। तो इसी क्रम में अभी आगे देखिए कि एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देयर के बाद अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ये जैसे कि यहां पर वाज है, तो वो हेल्पिंग वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो आती है जो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद का फ्रेज है। जैसे कि यहां पर है एन ओल्ड वाइज पिजन, एक बूढ़े बुद्धिमान कबूतर की बात हो रही है, एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए यहां पर इन्होंने वाइज का यूज किया है। अगर पिजन्स होता यहां पर और यहां पर एन नहीं होता और यहां पर पिजन्स होता तो हम यूज करते वर का। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी जो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में फ्रेज है, ठीक है, जो प्रिडिकेट जिसको बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे। तो झुंड में एक बूढ़ा बुद्धिमान कबूतर रहता था या एक बूढ़ा बुद्धिमान कबूतर था। ऑल द पिजन्स रेस्पेक्टेड एंड लव्ड द वाइज पिजन। ऑल द पिजन्स मतलब जितने सारे कबूतर थे या सभी कबूतर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऑल और द अगर एक साथ आए हैं तो ऑल पहले यूज करेंगे और द बाद में यूज करेंगे, द का यूज ऑल से पहले नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं द ऑल पिजन्स तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले आप यूज करिए ऑल, फिर उसके बाद करिए द, फिर उसके बाद में जो भी नाउन है उसको यूज कर लीजिए या जो भी वर्ड है उसको यूज कर लीजिए। रेस्पेक्ट होता है इज्जत करना और ईडी इसकी सेकंड फॉर्म है
ऑल द पिजन्स रेस्पेक्टेड, इज्जत करते थे, एंड और लव्ड, प्यार करते थे, द वाइज पिजन, जो बुद्धिमान कबूतर था जिसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, एन ओल्ड वाइज पिजन, उसको प्यार करते थे। अब एक नोटिस करने वाली बात इस सेंटेंस में ये है कि यहाँ पर तो एन का यूज हुआ है ना, और यहाँ पर आ गया दा का। तो ऐसी क्या परिस्थितियां चेंज हुई कि ये एन तो है इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दा है डेफिनेट आर्टिकल। तो ऐसी क्या परिस्थितियां चेंज हुई कि भैया यहाँ पर आपने इंडेफिनेट से डेफिनेट में आ गया, या फिर ये समझ लीजिए आप कि किस परिस्थितियों में आप लोग ए का यूज करेंगे या फिर दा का यूज करेंगे। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैं कोई आपसे बात कर रहा हूं, आप श्रोता हैं, मैं स्पीकर हूं, बोलने वाला स्पीकर होता है और सुनने वाला ऑडियंस या फिर श्रोतागण होते हैं। तो मैं स्पीकर अगर किसी कैरेक्टर को या किसी बात को आपसे पहली बार कह रहा हूं, तब वहां पर उससे पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज करेंगे। और ए और एन का यूज तो हम लोग समझ ही चुके हैं किन परिस्थितियों में होगा, वोवल और कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने किसी कैरेक्टर को या किसी बात को आपसे बोल दिया, तो अगली बार जब वो कैरेक्टर या फिर वो बात बोली जाएगी तो उससे पहले आप लोग दा का यूज करेंगे, विच इज डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पर समझ लीजिए कि इन द फ्लॉक देयर वाज एन ओल्ड वाइज पिजन, तो यहां पर पहली बात बोली गई है, पहली बार बोली गई है ये बात कि भाई झुंड में एक बूढ़ा बुद्धिमान पिजन था। अब ये बात मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी, तो अगली बार जब अब इस वाइज पिजन का जिक्र आया है तो इसीलिए हमने यहाँ पर दा का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग होता है दौरान, और डे टाइम मतलब दिन का समय, दिन के समय के दौरान द पिजन्स यूज टू फ्लाई ऑल ओवर द फॉरेस्ट। यूज टू का मतलब होता है करते थे। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। आई यूज टू स्पीक चाइनीज, या आई यूज टू स्पीक फ्रेंच, तो मैं फ्रेंच बोला करता था। ड्यूरिंग द डे टाइम जो पिजन्स हैं वो फ्लाई किया करते थे या उड़ान भरा करते थे ऑल ओवर द फॉरेस्ट, पूरे के पूरे जंगल के ऊपर। ऑल ओवर द फॉरेस्ट मतलब संपूर्ण जंगल के ऊपर वो उड़ान भरा करते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, तलाश में किसकी, खाने की तलाश में और पानी की तलाश में। एवरी डे बिफोर द सनसेट, एवरी डे होता है प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। बिफोर द सनसेट मतलब सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले दे यूज टू कम बैक टू देयर नेस्ट। एवरी डे बिफोर द सनसेट, एवरी डे होता है प्रतिदिन, और बिफोर मतलब पहले, द सनसेट सूरज छिपने से पहले प्रतिदिन। दे यूज टू कम, दे मतलब जितने भी हम ऊपर पिजन्स की बात की है वो सभी यूज टू कम आ जाया करते थे। बैक मतलब वापस, टू देयर नेस्ट, नेस्ट होता है घोंसला, तो अपने अपने घोंसले को वापस आ जाया करते थे। एक चीज और समझ लीजिए आप, कम बैक की जगह आप लोग रिटर्न का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कम बैक इज इक्वल टू रिटर्न, कम बैक मतलब वापस आना और रिटर्न मतलब लौट आना। और ध्यान ये दीजिएगा, जो अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं, रिटर्न के साथ में बैक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रिटर्न अपने आप में वापस लौटने को दर्शाता, तो उसके साथ में अगर आप लोग बैक का यूज करेंगे तो वो हो जाता है सुपरफ्लुअस, यानी कि निरर्थक हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज आप कर लेते हैं वहां पे। तो कम बैक का यूज कर लीजिए या फिर यूज कर लीजिए रिटर्न का। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वन डे, एक दिन, वाइल सर्चिंग फॉर फूड, वाइल होता है जबकि या फिर दौरान, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर फूड खाने की तलाश में, सर्च मतलब हम पढ़ चुके हैं तलाश में, खाने की तलाश करते हुए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्च जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन यहां जो यूज हुआ है वो है वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या है, किस प्रकार से है, मैं समझाना जो चाह रहा हूं कि वाइल के बाद में अगर वर्ब आती है तो वो हमेशा ही आईएनजी फॉर्म में आएगी। जिरंड फॉर्म इसको बोला जाता है, जिरंड फॉर्म में यूज किया जाएगा केवल वर्ब का। ऐसा नहीं है हर वर्ड का यूज करेंगे आप, केवल वर्ब जब वाइल के बाद आएगी तो उसका आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो खाने की तलाश में या खाने की तलाश करने के दौरान द पिजन्स सॉ मतलब सी की सेकंड फॉर्म, सी होता है देखना और तो सो हो जाएगा देखा।
तो जो कबूतर हैं उन्होंने देखा व्हीट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। व्हीट होता है गेहूं और स्प्रेड होता है बिखरा होना। ऑन द ग्राउंड जमीन पर गेहूं बिखरा हुआ देखा। दे मतलब पिजन्स। एट वंस मतलब तुरंत। उन्होंने तुरंत डिसाइडेड टू फ्लाई डाउन एंड ईट द व्हीट। दे एट वंस डिसाइडेड, उन्होंने तुरंत, डिसाइड मतलब निश्चित करना या ठान लेना, उन्होंने तुरंत ही ये डिसाइड किया क्या, टू फ्लाई डाउन, कि वो नीचे की तरफ उड़ेंगे। फ्लाई मतलब उड़ना और डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ उड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, तो टू फ्लाई डाउन एंड ईट द व्हीट, और गेहूं जाकर के खाएंगे। बट द वाइज पिजन थॉट, लेकिन जो बुद्धिमान कबूतर है उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, तो थिंक सोचना और थॉट सोचा, उसने सोचा दैट कि इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, कि यह नहीं था एक अच्छा, गुड मतलब अच्छा, आइडिया मतलब विचार, कि ये एक अच्छा विचार नहीं था। क्या, कि जो उन्होंने सोचा था कि भाई जैसे गेहूं उन्होंने देखे तो उन्होंने डिसाइड किया हम नीचे जाएंगे और उसको खाएंगे। तो जो वाइज पिजन है उसने सोचा कि भाई ये एक अच्छा विचार नहीं है। ही बिकेम सस्पिशियस, ही वह हो गया सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब जिसको मतलब संदेह हो जाना, सस्पिशन होता है संदेह, तो सस्पिशियस भी संदेहास्पद या फिर इस तरीके से समझ लीजिए आप कि उसको शक हो गया। एंड सजेस्टेड, और उसने ये सजेस्ट किया, सजेस्ट मतलब सलाह देना, दैट इट कुड बी अ ट्रैप, ये एक ट्रैप हो सकता है। ट्रैप मतलब जाल। वन बाय वन देखते हैं कि यह हो सकता है एक जाल। लेड डाउन बाय अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, एक शिकारी के द्वारा बिछाया गया। लेड डाउन जो है वो ले डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिछाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है। तो इस प्रकार से इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसको संदेह हो गया और उसने ये सलाह दी कि भाई ये जो है ये एक जाल हो सकता है एक शिकारी के द्वारा बिछाया हुआ। हाउ कुड सो मच ऑफ व्हीट बी फाउंड इन दिस थिक फॉरेस्ट, ही पॉन्डर्ड। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो कोटेशन मार्क हैं ये और ये, इनका मतलब क्या होता है? इनको बोला जाता है डबल कोटेशन मार्क। ये यूज किए जाते हैं जब किसी की बात को आप अक्षर से, जैसे कि उसने जैसा बोला है वैसा ही रिप्रेजेंट करना है, उनके बीच में, इन दोनों के बीच में उसकी बात को रखा जाता है। सो ये कह रहे हैं कि हाउ कुड सो मच ऑफ व्हीट, के भाई सो मच ऑफ व्हीट का मतलब हो जाएगा इतना ज्यादा गेहूं कैसे हो सकता है। हाउ कुड मतलब कैसे हो सकता है, या फिर बी फाउंड कैसे मिल सकता है। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। तो इतना ज्यादा गेहूं कैसे मिल सकता है इन दिस थिक। थिक का मतलब वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था, डेंस। यहाँ पे थिक वैसे तो मोटा होता है, लेकिन जंगल से और मोटे का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पर थिक का मतलब हो जाएगा कि ये जो घना है, भरा भरा जो जंगल है, इसमें इतना गेहूं कैसे मिल सकता है। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब चिंतन करना, विचार करना, है ना, गहराई से सोचना। तो पॉन्डर होता है फर्स्ट फॉर्म और पॉन्डर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो उसने गहराई से सोचा कि इस इतने बड़े जो हमारा, कि ये जो इतना घना जंगल है इसमें इतना गेहूं कैसे मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही ट्राइड टू स्टॉप ऑल द अदर पिजन्स। ही ट्राइड मतलब उसने प्रयास किया। ट्राई होता है प्रयास करना और ट्राइड हो जाएगा उसकी सेकंड फॉर्म। ट्राई की जो स्पेलिंग होती है वो होती है TRI, लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वाई हटा करके आप लगाते हैं आई, तो ट्राइड हो जाएगा इस प्रकार से। ही ट्राइड टू स्टॉप, उसने प्रयास किया क्या, टू स्टॉप रोकने का, ऑल द अदर पिजन्स, और सभी जितने भी, मतलब उसके अलावा जितने, भाई मैं अगर किसी को रोक रहा हूं तो मेरे अलावा जितने हैं उन्हीं को तो रोकूंगा, मैं तो खुद ही रुका हुआ हूं, तभी तो मैं दूसरों को रोक रहा हूं। तो ही ट्राइड टू स्टॉप ऑल द अदर पिजन्स, उसने और सभी पिजन्स को रोकने का प्रयास किया, फ्रॉम गोइंग डाउन,
कहाँ जाने से, गोइंग डाउन, नीचे जाने से रोकने का प्रयास किया। एंड ईटिंग द व्हीट, और नीचे जाने से और गेहूं खाने से रोकने का प्रयास किया। बट नन ऑफ देम लिसन टू हिम, लेकिन उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, लिसन टू हिम उसको सुना, लिसन मतलब सुनना या ध्यान देना, ध्यान से सुनना, और लिसन हो जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म। लेकिन किसी ने भी उसको तवज्जो नहीं दी या किसी ने भी उसको नहीं सुना। एज क्योंकि दे वर वेरी हंग्री, हंग्री होता है भूखा, वेरी है एडवर्ब जो कि हंग्री को मॉडिफाई कर रही है और ज्यादा इसको इलेबोरेट कर रही है, बहुत भूखा। तो वो सभी बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जो बूढ़ा बुद्धिमान पिजन था उसकी बात को अनसुना कर दिया। इट वॉज इंडीड अ ट्रैप, इंडीड होता है वास्तव में, यह था वास्तव में एक जाल, या फिर वास्तव में यह एक जाल था। अ हंटर, एक शिकारी, हैड लेड द नेट टू कैच द पिजन्स, एक शिकारी ने जाल बिछाया था। लेड द नेट मतलब अभी हमने पढ़ा था लेड का, लेड है क्या, ले की सेकंड फॉर्म है, तो लेड द नेट मतलब जाल बिछाया था। और ये हैड जो है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस को बताता है, जिसमें आप हैड का यूज करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ले की सेकंड फॉर्म भी लेड है और थर्ड फॉर्म भी लेड है। ए हंटर हैड लेड द नेट टू कैच द पिजन्स, कबूतरों को पकड़ने के लिए एक शिकारी ने जाल बिछाया था। द पिजन्स फ्लू डाउन, द जो कबूतर हैं वो नीचे की तरफ उड़े। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड और फ्लोन थर्ड फॉर्म। तो जो कबूतर हैं वो नीचे की तरफ उड़े। सैट ऑन द नेट, जाल के ऊपर बैठे। सिट, सेट, सेट, सिट मतलब बैठना और सेट उसकी हो जाएगी सेकंड फॉर्म। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जाल के ऊपर सभी कबूतर बैठ गए हैं। और एंड बिगिन टू ईट द ग्रेन्स, ग्रेन्स होता है बेसिकली दाने, वो चाहे गेहूं के हो सकते हैं चाहे वो चावलों के, मतलब अनाज के दाने बोला जाएगा इसको। और बिगिन टू ईट द ग्रेन्स, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया जो अनाज के दाने थे उनको। सून, सून मतलब होता है शीघ्र ही। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दैट दे वर अनेबल टू मूव, कि वो थे, एक बार और देख लीजिए, कि जल्दी ही उन्होंने पाया या जल्दी ही वो समझ गए। दैट कि देवर वो थे, अनेबल, अनेबल होता है नॉट एबल, सक्षम, असक्षम हो जाएगा। एबल होता है सक्षम और अनेबल हो जाएगा असक्षम। टू मूव, कि वो हिलने में असक्षम थे या फिर वो नहीं हिल पा रहे थे। एज देयर फीट गॉट स्टक इन द नेट, क्योंकि उनका जो पैर थे, फुट की जो प्लूरल होती है वो होती है, फुट्स नहीं होता, फीट होता है, तो उनके जो पैर थे वो फंस गए थे। स्टक मतलब फंस जाना, स्टिक चिपकना होता है, स्टिक की सेकंड फॉर्म होती है स्टक और थर्ड फॉर्म भी स्टक होती है। तो स्टिक चिपकना या फंस जाना, जाल में फंस गए थे उनके पैर। आगे बढ़ते हैं। द वाइज पिजन डिड नॉट कम डाउन, दो जो हमारा बुद्धिमान पिजन था वो नहीं आया, कम डाउन मतलब नीचे, नीचे नहीं आया। एंड डिसाइडेड, और उसने ये सुनिश्चित किया या फिर ये उसने निश्चित किया। टू सिट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, नियर बाय मतलब पास ही के, और ट्री हो जाएगा पेड़, एक पास ही के पेड़ की शाखा, एक शाखा पर उसने बैठने का ये प्रण लिया या फिर उसने ये ऐसा सोचा। फिर आगे, द हंटर सो द पिजन्स ट्रैप्ड इन द नेट, जो शिकारी है उसने देखा कबूतरों को, ट्रैप मतलब फंसा हुआ, इन द नेट जाल में फंसा हुआ देखा। फिर उसके बाद में फिर वही है डबल कोटेशन मार्क, ये है, इस तरह के वर्ड दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी, ये मार्क जो है ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आप कब जो है यूज करते हैं, जब आपको किसी की फीलिंग दर्शानी हो, या फिर या तो वो अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं, मतलब खुशी वाली प्रसन्नता दिखानी हो, या फिर कोई दुख दिखाना हो, तब आप एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। तो अब ये कहते हैं सो मैनी पिजन्स, इतने सारे
कबूतर, ठीक है। आई विल पुट दैम इन केजेस, केजेस होता है पिंजरा, तो मैं पुट रखूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनेट है ये। आई विल पुट दैम कि मैं उनको, दैम मतलब जो इतने सारे पिजन्स की बात यहां पर हुई है ना अभी पिछले सेंटेंस में, तो उन्हीं के लिए दैम का यूज हुआ है। आई विल पुट दैम इन केजेस कि मैं इनको केजेस में रखूंगा, एंड सेल दैम इन द मार्केट, सेल होता है बेचना, सेल सोल्ड, सोल्ड फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, एंड सेल दैम इन द मार्केट और बाजार में बेच दूंगा। ही चकल्ड, चकल्ड होता है हंसना, एंड रैन टूवर्ड्स द पिजन्स ट्रैप्ड इन द नेट, ही चकल्ड वो हंसा, एंड रैन टूवर्ड्स और उनकी ओर भागा, किनकी ओर, द पिजन्स ट्रैप्ड इन द नेट, जाल में फंसे हुए कबूतरों की ओर भागा। द वाइज पिजन, जो बुद्धिमान या फिर जो चतुर पिजन था, कबूतर था, सॉ द हंटर, उसने देखा शिकारी को, कमिंग टूवर्ड्स द पिजन्स, कबूतरों की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, कबूतरों की ओर आते हुए। आगे बढ़ते हैं। द पिजन्स वर डेस्परेटली, डेस्परेटली होता है हड़बड़ाहट में, है ना, जब मतलब आप बहुत ज़्यादा चारों तरफ से घिरे हों तो अपना आखिरी प्रयास जब कर रहे हो उसको कह सकते हैं डेस्परेटली। अगर एक शब्द में बात करी जाए तो हड़बड़ाहट में। तो जो कबूतर हैं वर डेस्परेटली, वर के साथ में आप, ये तो एडवर्ब है इसको छोड़ दीजिए, वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर डेस्परेटली ट्राइंग टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द नेट, जाल से फ्री देमसेल्फ, खुद को आजाद करने के लिए, देमसेल्फ मतलब खुद को आजाद करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, कौन, द पिजन्स। और वो कैसे कर रहे थे, बाय पुलिंग द नेट इन देयर ओन डायरेक्शन, मतलब हर कबूतर, इन देयर ओन डायरेक्शन मतलब अपनी अपनी दिशा में, डायरेक्शन मतलब अपनी ओर या फिर दिशा में, अपनी अपनी दिशा में जाल को खींचते हुए वो ऐसा प्रयास कर रहे थे। भाई आप मान करके चलिए जाल में अगर कोई पक्षी फंसा हुआ है तो वो चारों तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना खींच रहे हैं, तो वो अगर एक अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरा नहीं खींच पाएगा उसको, दूसरा के ऊपर मतलब काउंटर इफेक्टिव हो जाएगा ये जो भी फोर्स रहेगा ना उनका, काइंड ऑफ साइंस का है ये, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन देयर ओन डायरेक्शन, व्हाट शुड वी डू नाउ, शुड मतलब ये यहाँ पर शैल की पास्ट फॉर्म नहीं है, ये है चाहिए वाला, तो क्या चाहिए हमें करना, अब हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत से हम कोशिश करते हैं, नो मैटर मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत से हम कोशिश करते हैं। वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस नेट, टू गेट रिड का मतलब समझ लीजिए, टू गेट रिड होता है पीछा छुड़ाना, है ना, तो वी आर नॉट एबल, नॉट एबल टू की जगह आप कैन नॉट का यूज भी कर सकते हैं। एबल टू का मतलब ही कैन होता है, या फिर ये समझ लीजिए कैन का मतलब ही एबल टू होता है, सक्षम होना। आई कैन डू दिस या फिर आई एम एबल टू डू दिस, ये दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं। वापस से आते हैं इधर, हम नहीं हैं सक्षम गेट रिड ऑफ दिस नेट, इस जाल से पीछा छुड़ाने में हम सक्षम नहीं हैं। दे क्राइड, वो रोते हुए या चिल्लाते हुए रोए। प्लीज सेव अस, कृपया बचा लो हमें। दे बेग्ड टू द वाइज पिजन, उन्होंने, बैग होता है विनती करना या फिर भीख मांगना, तो उन्होंने विनती की जो वाइज पिजन था उससे, ठीक है। स्टॉप, फिर आ गया हमारा डबल कोटेशन मार्क, स्टॉप पुलिंग द नेट इन योर ओन डायरेक्शन, बंद करो खींचना जाल को, में अपनी अपनी दिशा में, यानी कि अपनी अपनी दिशा में जाल को खींचना बंद करो। इंस्टीड होता है बजाय, इंस्टीड ट्राइड टू फ्लाई अप टुगेदर, ट्राई टू मतलब प्रयास करो, क्या, फ्लाई अप ऊपर उड़ने का, और टुगेदर मतलब एक साथ, इसके बजाय आप लोग जो है एक साथ ऊपर उड़ने का प्रयास करो। एंड कैरी, और कैरी मतलब ले जाओ,
और ले जाओ द नेट, जाल को अपने साथ, या फिर और जाल को अपने साथ ले उड़ो। ही एडवाइज्ड, ही मतलब जो हमारा ये वाइज पिजन है उसके लिए यहाँ पर ही का यूज हुआ है। तो ही एडवाइज मतलब सलाह दी या उसने सुझाव दिया। ऑल द पिजन्स डिड सो, फिर हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं कि ऑल के बाद आप लोग द का यूज करेंगे अगर ऑल और द आ रहा है तब। द ऑल यूज नहीं करेंगे, ऑल द यूज करेंगे। ऑल द पिजन्स डिड सो, डिड मतलब यहां पर ये डू की सेकंड फॉर्म है। डू का मतलब करना, तो उन्होंने, जितने भी कबूतर थे उन्होंने ऐसा ही। सो मतलब ऐसा, सो की जगह आप सच का यूज भी कर सकते हैं, तो ऐसा ही किया। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना। फ्लैपिंग देयर विंग्स टुगेदर, उन्होंने शुरू कर दिया एक साथ अपने पंख फड़फड़ाना। एंड इन नो टाइम, और बिना किसी समय को गवाए या फिर कुछ ही समय में, स्टार्टेड फ्लाइंग विद द नेट, जो जाल है उसको साथ लेकर के उड़ना शुरू कर दिया। क्या? द नेट स्टिल स्टक टू देयर फीट, जबकि जो जाल था वो अभी भी उनके पैरों में फंसा हुआ था या चिपका हुआ था। द हंटर सॉ दिस, जो शिकारी है उसने देखा यह सब। दिस एक्ट ऑफ यूनिटी मतलब ये जो काम हुआ था, कौन सा? यूनिटी का। यूनिटी मतलब एकता, एकता के इस काम को देखा कैसे? इन डिसबिलीफ, बिलीफ होता है विश्वास और डिसबिलीफ हो जाएगा जिस पे विश्वास ना किया जा सके, या फिर अचंभे। अचंभे में जो शिकारी है उसने ये जो एकता वाला काम हुआ था उसको देखा। द वाइज पिजन, अब वो तो वहां से सब उड़ गए। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भैया ये बहुत अचंभे में इन कबूतरों को उड़ते हुए देख रहा है, और इन कबूतरों के पैरों में जाल को भी फंसा हुआ अभी दिखाया गया है। द वाइज पिजन, जो बुद्धिमान कबूतर था, टुक होता है ले गया, क्योंकि ये है टेक की सेकंड फॉर्म। टुक, टेक, टुक, टेकन। टेक मतलब ले जाना या फिर लेना। तो टुक द एंटायर फ्लॉक, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, पूरे के पूरे झुंड को ले गया। कहाँ? और साथ में अलोंग विद द नेट। फ्लॉक भाई चूंकि जो नेट था वो तो अभी भी कबूतरों के पैरों में फंसा हुआ था, तो वो तो जाना ही था साथ में। तो जो बुद्धिमान कबूतर था वो पूरे के पूरे झुंड को नेट के साथ में, जाल के साथ में ले गया। टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, कहाँ ले गया? टू द हाउस, घर में, उसके दोस्त के घर में ले गया। और दोस्त कौन है उसका? एक माउस, एक चूहा। ही नैरेटेड, नैरेट होता है वर्णन करना या फिर बताना विस्तार पूर्वक। उसने विस्तार पूर्वक बताया द एंटायर इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटनाक्रम, पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था कि कैसे उन्होंने वो सब वहां पर देखे, गेहूं, उनके मन में लालच आ गया और उसके बाद में जो है वो वहां पर फंस गए, जो भी तमाम अभी हमने कहानी पढ़ी। तो जो वाइज कबूतर था उसने चूहे को ये सब कुछ बता दिया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प देम, और रिक्वेस्ट की, हिम मतलब माउस से, चूहे से रिक्वेस्ट की कि वो हेल्प करे उन सभी की, मतलब जो कबूतर फंसे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इवन दो, यद्यपि, इवन दो मतलब यद्यपि, द माउस डिड नॉट हैव विंग्स टू फ्लाई, कि भाई यद्यपि माउस के पास, चूहे के पास नहीं थे पंख उड़ने के लिए। ही हैड समथिंग, उसके पास कुछ ऐसा था। दैट द पिजन्स, जिसकी पिजन्स को नीड मतलब आवश्यकता, नीडेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आवश्यकता थी। राइट नाउ, अभी के अभी, या फिर उस वक्त आवश्यकता थी। वो क्या था? शार्प टीथ, पैने दांत। टूथ की प्लूरल फॉर्म टीथ होती है, टूथ्स नहीं होता है। तो क्या हमने समझा अभी तक कि भाई भले ही जो चूहा है उसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास अगर कोई एक चीज नहीं है तो आपकी कुछ एबिलिटी और आपके अंदर नहीं है। हो सकता है आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको समस्या लगे, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में बोलने की ऐसी क्षमता नहीं होती कि वो एक अच्छे स्पीकर नहीं होते, तो हो सकता है आपके अंदर हो। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ही इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, बिना देरी किए। उसने बिना देरी किए शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, हिज वर्क अपना काम।
एंड कट द एंटायर नेट, और पूरा का पूरा जाल काट दिया। एक ध्यान दे लीजिएगा कि कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड कट होती है और थर्ड भी कट होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर कट है ये सेकंड फॉर्म है। तो कट द एंटायर नेट, पूरा का पूरा नेट काट दिया। फ्रीइंग ऑल द पिजन्स, फ्री मतलब मुक्त करना, मुक्त करते हुए सभी कबूतरों को। द पिजन्स थैंक्ड द माउस फॉर हेल्प, सहायता के लिए सभी कबूतरों ने धन्यवाद किया। किसका? माउस का, चूहे का। दे ऑल्सो थैंक्ड, ऑल्सो मतलब भी, उन्होंने और किया या उन्होंने भी किया क्या? द वाइज पिजन फॉर हिज गाइडेंस, गाइडेंस मतलब जो सलाह होती है, उसकी सलाह के लिए बूढ़े मतलब वाइज पिजन को भी उन्होंने धन्यवाद किया। द वाइज पिजन फिर सेड, यानी कि जो हमारा बुद्धिमान कबूतर था उसने कहा, यूनिटी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, कि भाई एकता में महान शक्ति होती है। एज लॉन्ग एज, जब तक कि यू स्टे यूनाइटेड, आप इकट्ठे या फिर एक साथ रहते हो। स्टे मतलब रहना। नो वन, कोई भी, कैन हार्म यू, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। इट वॉज योर एक्ट ऑफ यूनिटी, यह था तुम्हारा जो एक्ट ऑफ यूनिटी, यानी कि जो तुमने एक साथ मिलके काम किया, ये वो था। विच सेव्ड, जिसने बचाया। योर लाइव्स टुडे, जिसने तुम्हारा जीवन आज बचाया। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी आज की कहानी खत्म कर ली है। आई होप कि आप लोगों को ठीक लगी हो कहानी। साथ ही कुछ आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सलाह है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आप अगर किसी और टॉपिक पर किसी और प्रकार से कोई और हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।